अर्बन स्वच्छ भारत मिशन, मतलब कहने का शहरी क्षेत्रों के लिए स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन की बात की जा रही है। अब अगर आप यहां देखें और समझें, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कहा जा रहा है अर्बन में हम जो लेके आ रहे हैं वो स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लेके आ रहे हैं। मतलब आप जानते हैं इससे पहले भी हम स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कर चुके हैं, जिसे हमने फेज 1 कहा था, विल बी इम्प्लीमेंटेड विद अ टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन ऑफ दिस। यहाँ पर जो टोटल फाइनेंशियल एलोकेशन किया गया है इस बार बजट में, किसके लिए? अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, दैट इज व्हाट, दैट इज 1,41,678 करोड़ रुपीस। मतलब कहने का 1,41,678 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। कितना एलोकेशन है? 1,41,678 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। किसके लिए बताइए? अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। बोलो, बात क्लियर? और ये कब तक खर्च किया जाएगा? ये कहा जा रहा है कि 2021 से 2026 के लिए है। 2021 से 2026 के लिए है। मतलब 21 और 5 कितने होते हैं? 26। मतलब ये जो अवधि होगी, ये अवधि कितनी होगी? ये टाइम ड्यूरेशन जो होगा, ये जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका कितना? 5 वर्षों का। तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, अंडर द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में कितना एलोकेशन हुआ है, कितने वर्षों के लिए हुआ है। बात क्लियर? चलिए अगली बात करेंगे हम सभी लोग। यहां पर बात की जा रही है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्लीन एयर की। और आप सभी लोग जानते हैं स्वच्छ वायु, कुछ समय पहले आपने देखा, आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले एक टर्म आया मार्केट में जिसे कहते हैं स्मॉग। स्मॉग क्या है? स्मॉग में क्या होता है? जब हम देखते हैं पोल्यूशन, उसमें PM 2.5 और PM 2.10, ये PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर। तो पर्टिकुलेट मैटर जो होता है उसमें क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है PM 2.5, PM 2.10 या PM 10, ये जो पर्टिकुलेट मैटर है उनका जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो हमारे एयर में जो मैटर है उसका जो साइज है या जो छोटे छोटे कण हैं उनका जो साइज है ये उस साइज को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने अक्सर देखा होगा दिवाली के बाद जब हम बहुत पटाखे या ऐसा कुछ करते हैं तो दूसरे दिन हमें सांस लेने में बड़ा समस्या होती है, या हमें नहीं होती तो किसी और को होती है, पर हाँ कॉमन पीपल को ही होती है। तो देखा आपने दिल्ली में क्या कंडीशन है या जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें क्या कंडीशन है कहीं ना कहीं स्मॉग को लेकर के। तो यहाँ पर क्लीन एयर की बात की जा रही है और क्लीन एयर के लिए गवर्नमेंट कह रही है, क्या कह रही है कि हम एयर के लिए बेसिकली एयर प्यूरीफायर की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अब आप समझदार हैं, वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बजट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। तो अब आप मुझे बताइए कि ऐसे सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से क्या है, ज़्यादा है, जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी, ऐसे हमारे यहाँ पे 42 शहर हैं, या आप कह सकते हो 42 शहर हैं। कितने शहर हैं? 42 शहर। उन शहरों को शहरी केंद्रों के लिए सरकार कह रही है हम 2217 करोड़ रुपए देंगे। तो क्या करने के लिए देगी? एयर को प्यूरीफाई करने के लिए। तो एयर प्यूरीफाई कैसे होगा? तो यहाँ पे लगाए जाएंगे एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? एयर प्यूरीफायर लगाए जाएंगे, जिससे कि एयर क्या किया जा सके, क्लीन किया जा सके। साथ ही साथ में गवर्नमेंट क्या कह रही है उसे भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। गवर्नमेंट कह रही है क्लीन एयर के ही पर्पस से, कह रही है जो भी हमारे साधन है, चाहे वो कार हो चाहे बस हो, जो भी साधन, मोटरसाइकिल हो, उसके लिए सरकार कह रही है अनफिट व्हीकल्स के लिए या व्हीकल्स के लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आएंगे।
स्क्रैपिंग पॉलिसी में क्या होगा, सरकार कह रही है फिटनेस टेस्ट होगा, और वो फिटनेस टेस्ट जो होगा भाई, वो अगर क्या किया जाएगा, फिटनेस सेंटर पर होगा आफ्टर 20 ईयर्स। क्या फिटनेस टेस्ट जो होंगे प्रपोज इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स आफ्टर 20 ईयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। मतलब जो आपके पर्सनल होंगे उनके लिए 20 वर्ष होगा, और आफ्टर 15 ईयर्स 15 वर्ष के बाद का जो होगा वो एक कमर्शियल होगा। क्या होगा, कमर्शियल व्हीकल्स होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स कौन होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उनकी जो नंबर प्लेट होती है उसमें येलो बैकग्राउंड होता है और उसमें ब्लैक के साथ में नंबर लिखे होते हैं, और जो आपका पर्सनल व्हीकल्स होते हैं वो वाइट बैकग्राउंड होता है, उस पर कलर आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो उसमें एक साइन भी आने लगा है, आपने देखा होगा, सिंबल सब रहता है, इस तरीके से सिंबल साइन बना होता है इंडिया का उसमें, है ना। तो इस तरीके से तो ये कह रहे हैं कि अगर पर्सनल है तो उसकी फिटनेस 20 साल के लिए, और अगर कमर्शियल है तो उसकी फिटनेस के लिए 15 साल, मतलब 5 वर्ष का डिफरेंस रखा गया है। स्क्रैप पॉलिसी में क्या होगा, स्क्रैप में क्या होगा कि ज्यादा पुराने जो वाहन हैं या व्हीकल्स हैं या उन्हें हम नहीं चला पाएंगे, ठीक, जैसे आजकल करते हैं 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, है ना, वो सब नहीं हो पाएगा। यही बात हम लोग कर रहे थे अभी। नाउ वी विल रीच ऑन द थिंग जो रिलेट कर रही है आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम या इंसेंटिव स्कीम, जिसे हम लोगों ने पीएलआई कहा था। पीएलआई का फुल फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई, किसके अंतर्गत भाई, आत्मनिर्भर भारत, इसके अंतर्गत। ये आपका अगला जो पिलर था, जो 6 पिलर्स थे, उसके अंतर्गत है, जिसमें हम लोगों ने बात की थी फिस्कल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सरकार जो फोकस कर रही है वो मेकिंग इंडिया पर कर रही है, या मेड इन इंडिया पर कर रही है, या मेकिंग इंडिया कह लीजिए, ठीक है, मतलब भारत में जो बने। सरकार का ये टारगेट आज से नहीं, पिछले बजट से है कि हमें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है टिल 2024 तक, 2024 तक। हालांकि अब ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, आप समझदार हैं इस बात के लिए, इतना बड़ा पैंडेमिक चल रहा है। अब अगर हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट होगा कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाए या बन गए। हालांकि ये टारगेट पहले रखा गया था कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, लेकिन आगे देखते हैं। फिर गवर्नमेंट कह रही है अवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज टू बी ग्रो इन डबल डिजिट ऑन अ सस्टेन्ड बेसिस। मतलब हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इट मीन जो हमारी इंडस्ट्रीज है, जो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, वो लगातार ग्रो कर रहा है और वो डबल डिजिट में जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। PLI स्कीम टू क्रिएट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल चैंपियन फॉर एन आत्मनिर्भर भारत हैव टू, या कह सकते हैं आत्मनिर्भर भारत हैव बीन अनाउंस्ड फॉर 13 सेक्टर। मतलब अब आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहां पर क्या किया जाएगा, बोलो भाई, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत यहां 13 सेक्टर्स में को यहां इन्वॉल्व कराया जाएगा, और हमारे यहां के बने हुए जो प्रोडक्ट होंगे वो पूरी दुनिया में ग्लोबल चैंपियन बनेंगे भाई। फॉर दिस द गवर्नमेंट हैज
कमिटेड नियरली कितना पैसा दे रही है, 1.97 लाख करोड़ रुपए फॉर नेक्स्ट 5 years, फॉर नेक्स्ट 5 years, आने वाले 5 वर्षों के लिए। अपकमिंग 5 years जो होंगे, आने वाले जो 5 वर्ष होंगे उनके लिए सरकार कह रही है हमने एलोकेशन किया है 1.97 लाख करोड़ रुपए का। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार इतना पैसा दे रही है, किस लिए दे रही है, हमारे और आपके लिए दे रही है। अगर देखिए देश का विकास होगा तो आप समझदार हैं, मैंने कहा था आपका विकास होगा। देश की ग्रोथ होगी तो गरीबी घटेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर देश हमारा आगे बढ़ेगा तो हम और गरीब होंगे, ऐसा कभी नहीं होता माय डियर। ओके, हमने कहा था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है हमें। हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनके अंतर्गत दोहरे अंक हो रहे हैं, हम विकसित कर रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हम ग्लोबल चैंपियन बनने के लिए 13 क्षेत्रों को पीएलआई योजना से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पीएलआई योजना वही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत कनेक्ट होंगे, या कह सकते हो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत कनेक्ट होंगे। ठीक है, भारत सरकार कह रही है 2021-22 में से आरंभ करके हम आने वाले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में 1.97 लाख करोड़ रुपए का खर्च करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ वी विल रीच ऑन द नेक्स्ट थिंग विच आर रिलेटेड टू द टेक्सटाइल। कपड़े उद्योग से संबंधित कुछ बातें जहां पर हम लोगों को बहुत बेहतरीन चीजें दी गई। सरकार ने कहा है, क्या गवर्नमेंट कह रही है बजट में, गवर्नमेंट ने कहा बजट में कि जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है टू बिकम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, मतलब ग्लोबल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए यहां पर अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, हमें बढ़ाना है या बढ़ावा देना है जिससे कि रोजगारों का सृजन हो सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगारों का सृजन हो, उसका बढ़ावा मिले। अ स्कीम ऑफ मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स, इसे कहते हैं MITP। क्या बोलते हैं, MITP बोलिए या मित्र बोल लीजिए। ठीक है, मित्र क्यों बोला गया बता देते हैं आप। यहां पर मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क को मित्र नाम दिया गया है या दूसरा नाम दिया गया है MITP, ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, मित्र के अंतर्गत क्या बात बोली गई है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स will be launched in addition to PLI scheme, मतलब कह रहे हैं मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र की एक योजना शुरू की जाएगी जो कि PLI योजना के अलावा रहेगी। मतलब PLI तो चलेगी, प्रोडक्शन लिंकेज प्रोग्राम तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ में यहां पर 7 नए क्या बनाए जाएंगे, नेशनल टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। 7 टेक्सटाइल पार्क बनके तैयार होंगे, टेक्सटाइल्स पार्क बनाए जाएंगे जो कि आने वाले 3 वर्षों में बनके तैयार होंगे। कितने वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में बनके प्रिपेयर होंगे या तैयार होंगे। क्या भाई बताइए, टेक्सटाइल पार्क। मित्र जरूर याद रखिएगा। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत एक टर्म आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है संरचना या अवसंरचना, आप कुछ भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं। संरचनात्मक विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यहां पर हम लेकर के आए हैं NIP। NIP क्या है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, which the finance minister announced in December 2019 is the first of its kind whole of government exercise ever undertaken. The NIP was launched with 6835 project. The project pipeline
has now expanded to 7,400 projects around 217 projects worth of what बेटा 1.10 lakh crore rupees under same की infrastructure ministries have been completed। कहा जा रहा है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत सरकार ने पहले जो लॉन्च किए थे उन प्रोजेक्ट के नंबर थे 6,835 प्रोजेक्ट, जो कि बढ़ करके वर्तमान में 7,400 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। सरकार कह रही है अराउंड 217 प्रोजेक्ट बर्थ ऑफ दिस, मतलब कहने का 217 जो प्रोजेक्ट हैं हमारे, उनकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है 1,10,000 करोड़ रुपए है। अंडर सेम की इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री उसे क्या करेगी, कंप्लीट करेगी या बनाएगी। यहां आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। कुछ प्रमुख अवसंरचना मंत्रालय के अधीन 1,10,000 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं या पूरी करी जा रही हैं। बात क्लियर है। यहां कहा गया एनआईपी को कितनी 6,835 प्रोजेक्ट के साथ में, परियोजना प्रोजेक्ट के साथ में लॉन्च किया गया था, जो कि अब बढ़ करके कितनी हो चुकी हैं 7400 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर। अगला इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बार कॉमनली पढ़ लेते हैं, कुछ खास इतना नहीं है यहाँ पे दिया है। कह रहा है फर्स्टली बाय क्रिएटिंग द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, सेकेंडली बाय अ बिग thrust on monetizing assets, and thirdly by enhancing the share of capital expenditure in the central and state budgets। देखिए सरकार कह रही है पहले संस्थागत संरचना सृजित करके पहला काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। दूसरी जो बात करेंगे वो बात करेंगे अस्थियों के मुद्रीकरण पर जोर देंगे, मतलब कहने का जो एसेट्स हैं उनकी मोनेटाइजेशन की बात करेंगे। तीसरे पर हम केंद्र और राज्य के बजट की पूंजीगत व्यय, मतलब कहने का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है के हिस्सों में बढ़ोतरी करके काम करने का काम करने वाले हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात हमने आपको बताई थी कि सरकार जो भी पैसा लेती है बजट में वो क्या करती है, खर्च करती है। अगर वो कहीं से लेती है तो वो कहीं खर्च करती है। अगर सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया तो सरकार कहीं से डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कहीं अपना कुछ बेच रही है, अपना कुछ सेल कर रही है। अगर वो सेल कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस रेवेन्यू को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी, ना कि उस रेवेन्यू को सिर्फ अपने पास रख लेगी या अपने खर्चे में यूज करेगी। ठीक है। अगला क्या कहा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। देखिए यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए सरकार ने कहा है हम एक डीएफआई बनाएंगे। एक क्या कई डीएफआई बनाने का प्रोग्राम है। पहले डीएफआई है क्या, डीएफआई को कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये करेंगे क्या, ये एक प्रोफेशनल मैनेज्ड बॉडी होगी जो कि नेसेसरी है टू एक्ट एज अ प्रोवाइडर एंड कैटालिस्ट के रूप में फॉर फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो फाइनेंसिंग करेंगे वो आगे चल करके डीएफआई करेंगे। कौन करेंगे, डीएफआई। सरकार कह रही है इसके लिए हम एक बिल लेकर आएंगे और डीएफआई को इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब एक कानून बनेगा इसके लिए। सरकार ने यह भी कहा है कि हम इसके लिए जो एलोकेशन दे रहे हैं वो लगभग 20,000 करोड़ का दे रहे हैं अभी फिलहाल में, लेकिन आने वाले समय में हम एटलीस्ट इसके माध्यम से जो लैंडिंग पोर्टफोलियो बनाएंगे वो एटलीस्ट 5 लाख करोड़ का होगा। तो देखो भैया 5 लाख करोड़ का जो बनेगा कैसे बनेगा, इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। मैं आपको वो भी बता देता हूं। सरकार क्या करेगी, पहले इसे लेके आएगी विद द कैपिटल ऑफ 20,000 करोड़ टू कैपिटलाइज या कैपिटल या कह सकते हो इनिशियल कॉर्पस या कह सकते हो आधारभूत पूंजी के साथ में इसको लेकर के आएगी। ये जब एस्टैब्लिश हो जाएगा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, दिस इंस्टीट्यूशन एंड द एम्बिशन
is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crore for this FDI in next 3 year। अब भैया 5 लाख करोड़ का कैपिटल कैसे बना लोगे, कैसे लैंडिंग पोर्टफोलियो कर लोगे? इसके लिए सरकार ये करेगी, क्या करेगी भैया बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से क्या करेगी, बोलो बोलो क्या करेगी? सरकार यहां पर फंड रेज करेगी। क्या करेगी? फंड रेज करेगी। अब फंड कैसे रेज होगा? सरकार क्या करेगी, जब ये मार्केट में आएगा तो हो सकता है इसका आईपीओ ले आए, या हो सकता है कि मार्केट में शेयर ले आए, इस तरीके से करे, या किसी और माध्यम से सरकार इसमें फंड रेज करने का प्रयास करेगी। हालांकि अभी ये बना ही नहीं है, तो ये कहना मेरे लिए मुश्किल होगा कि ये कब बनेगा, क्योंकि सरकार इस पर बिल लाएगी और अभी ऐसे कोई हालात नहीं है कि बिल लाया जा सके किसी नई चीज के लिए, क्योंकि अभी तो पार्लियामेंट ही नहीं चल पा रहा है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि दीज आर द क्रूशियल टाइम ऑफ इंडिया, बिकॉज यू नो वेरी वेल द पैंडेमिक अपना हाई क्रिएट कर रहा है, या अपना हाई परफॉर्मेंस दे रहा है अपने भारत में, और उसके लिए कहीं ना कहीं वी आर द पीपल ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये तो मेरा ये बात जरूर कहनी है, मैं बीच बीच में क्लास में कह रहा हूँ कि अगर पहले तो अगर आपको कोई काम नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। ज़िंदगी बहुत अनमोल है आपकी, हमारी, या हमारी फैमिलीज़ की, जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। अगर काम नहीं है तो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें, और अगर निकलते भी हैं तो गाइज वियर द मास्क, सैनिटाइज़र उसे लेके जाएं और कुछ समय में करते रहें। कोशिश करें कि बहुत लंबे समय तक भीड़ भाड़ के स्थान पे ना रहें, ऐसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत ज़्यादा नियर बाय लोग स्टैंडिंग हो, खड़े हों, वहाँ पर मत जाएं। थोड़ी दूरी बना कर रहें, दूरी से निकलें, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी कि डीएफआई जो है वो क्या है। डीएफआई के बारे में हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो हम फंड रेज करेंगे वो कितना होगा, वो 5 लाख करोड़ का होगा, जो हम यहाँ पे कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज पोर्टफोलियो सुनिश्चित करने की महत्वाकांक्षा है। तो भैया कर्ज लोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे लोगे? या तो कोई चीज बेचोगे, या तो बेचोगे तो ऑब्वियस सी बात है, या तो गिरवी रखोगे, या क्या करोगे, या किसी से उधार लोगे, या क्या करोगे, आईपीओ लाओगे, फिर वो एफपीओ लाओगे, या फिर क्या करोगे, या फिर हो सकता है ना आईपीओ लाओ ना एफपीओ लाओ, सीधे सीधे क्या करो, अपनी कुछ हिस्सा बेच दो, तो वहाँ पे कर्ज नहीं होगा, वो डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाएगा। लेकिन सरकार यहाँ, पहले तो ये बना ही नहीं है, अभी जब ये बनेगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल में सिर्फ आपको इतना कहना है कि सरकार डीएफआई के अंतर्गत जो पैसा दे रही है, वो जो फंडिंग कर रही है वो 20,000 करोड़ की है, ठीक है। और सरकार ने कहा है आने वाले 5 वर्षों में हम 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के एक पोर्टफोलियो प्रिपेयर करेंगे। किस लिए करेंगे? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगली बात करते हैं, सरकार करी है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ पोटेंशियल ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट विल बी लॉन्च्ड। कहने का मतलब है सरकार ने अपनी जो परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं, उनकी मोनेटाइज वैल्यू के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात कही जा रही है, जिसे लॉन्च किया है। साथ साथ में सरकार ये करी है राष्ट्रीय मुद्रीकरण या मुद्राकरण पाइपलाइन लॉन्च की जाएगी। दूसरी बात क्या करी है, इस दिशा में हो रही प्रगति पर करीबी नज़र रखने के लिए, निवेशकों को इससे अवगत कराने के लिए सरकार एक मुद्रीकरण डैशबोर्ड बनाएगी। मतलब कहने का सरकार क्या करेगी, एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड प्रिपेयर करेगी। कुल मिलाकर के आप ऐसे समझ सकते हैं, ऑनलाइन फीचर क्रिएट होगा, will also be created for tracking the progress and provide visibility to investors। मतलब जो परिसंपत्तियां हैं या जो आपके एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड है, उस पर आपको साफ साफ दिखाई दे सके कि आपको क्या निवेशकों को फायदा हो रहा है, क्या उन्हें लॉस हो रहा है। मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ सरकार जान पाए या सिर्फ और सिर्फ निवेशक जान पाए, दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होगी एसेट के मोनेटाइजेशन को लेकर के। अगला है मोनेटाइजेशन में, यहाँ पर 2 चीजें, सब इंपॉर्टेंट फीचर्स रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? एसेट मोनेटाइजेशन में कहा जा रहा है
Measures in the direction of the monetization are National Highway Authority of India and also पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के लिए दोनों ई अलग अलग यहाँ पे स्पॉन्सर्ड होंगे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, चाहे वो इंटरनेशनल हो एंड या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के इन्वेस्टर्स हो, दोनों के लिए होंगे। 5 ऑपरेशनल रोड्स विद एन एस्टिमेट्स इंटरप्राइजेज वैल्यू ऑफ कितनी 5000 करोड़ रुपए आर बीइंग ट्रांसफर टू NHI। देखिए NHAI को ट्रांसफर किए जाएंगे और ट्रांसमिशन एसेट ऑफ वैल्यू 7000 करोड़ रुपए विल बी ट्रांसफर टू PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड को दिए जाएंगे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का बहुत जल्द हालांकि इसका ये मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन इसी का एक और पार्ट आ रहा है जिसका IPO अभी आने वाला है फाइनेंशियल एसेट्स में, ठीक है। तो ये अभी अपना IPO लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी, कुछ ही समय में IPO इनका आ जाएगा। आई होप सो इस महीने के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आने की उम्मीद है। चलिए, तो ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 7000 करोड़ रुपए के मूल्य की जो परिसंपत्तियां होंगी वो PGCIL को दी जाएंगी और जो 5000 करोड़ की अनुमानित लागत वाली या अनुमानित वैल्यू वाली जो 5 चालू सड़कों को है उसे कौन हस्तांतरित कर लेगा या किसे दे दी जाएंगी, वो दे दी जाएंगी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, क्या कहा जा रहा है, आप समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। ये टर्म बहुत कॉमन सा टर्म है आज के समय में। बोलिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये वही कॉरिडोर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी रेल चलेंगी जो लॉजिस्टिक या मैं ऐसे कहूँ माल ढुलाई के लिए यूज़ की जाती हैं। मतलब कुल मिला के मालगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। क्या चलाई जाएंगी माय डियर? मालगाड़ियाँ चलाई जाएंगी। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एसेट फॉर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस आफ्टर कमीशनिंग। तो सरकार कह रही है इसका जो कमीशन है बहुत जल्द हो जाएगा। इसी 2021 की बात कह रही थी गवर्नमेंट कि आने वाले समय में बहुत जून या जुलाई तक इसे हम कमीशन कर देंगे। रेलवे से मोनेटाइज करने की बात कर रहा है। मोनेटाइज का मतलब है यहाँ से सोर्स ऑफ अर्निंग आ जाएगी। ठीक, सरकार ने कहा है नेक्स्ट लॉट ऑफ एयरपोर्ट विल बी मोनेटाइज्ड फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट कंसर्न। देखिए यहाँ पे जो आपने सुना था उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना के अंतर्गत या जो उड़ान योजना थी या जो उड़ान प्लान था जिसमें कहा गया था उड़े देश का आम नागरिक, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने रीजनल लेवल पर एयरपोर्ट्स बनाए थे जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स थे। रीजनल लेवल क्या होता है? जैसे आपका मान लीजिए सपोज करिए कानपुर में एयरपोर्ट है, सपोज कर लीजिए आपके नियर बाई जो एयरपोर्ट्स हैं गोरखपुर में एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है। तो वहाँ से छोटे छोटे स्थानों के लिए क्या चलाए जाएंगे? एरोप्लेन्स चलाए जाएंगे या कह सकते हो हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। तो अगर एयरपोर्ट बनाया है गवर्नमेंट ने तो उसे मोनेटाइज करेगी। मोनेटाइज का मतलब है वहाँ से परिचालन शुरू करेगी, आवागमन शुरू करेगी, जिससे कि सरकार को क्या होगा? लाभ होगा या आप कह सकते हैं फायदा होगा। तो वहाँ से सरकार को फंड आएगा। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत की बातें हैं, ध्यान रखिएगा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सरकार कह रही है रोड्स एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट क्या कह रही है इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। सरकार फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया हमारे मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 3.3 लाख करोड़ हैव ऑलरेडी बीन अवॉर्डेड। मतलब इतनी अवॉर्डेड हो चुकी हैं, ठीक है। अंडर 5.35 लाख करोड़ भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट, ये जो थी वो भारत माला परियोजना प्रोजेक्ट ऑफ 3800 हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। मतलब 3800 बन चुकी है। बाय मार्च 2022 गवर्नमेंट would be awarding another 8500 किलोमीटर completed an addition या additional 11,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर। सरकार कह रही है आने वाले 2022 मार्च तक हम 11,000 किलोमीटर तक का और भी रोड प्रिपेयर कर देंगे। अब इसी बात को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग और जानने की कोशिश करिएगा सरकार ने क्या कहा है, समझिएगा। सरकार कह रही है, वित्त मंत्री जी कह रही हैं
कि 5.35 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली भारतमाला परियोजना के तहत 3.3 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 13,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सड़क के ठेके पहले से दिए जा चुके हैं और वो बन रहे हैं। इनमें से 38 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हो चुका है। ठीक, सरकार भी 2022 तक हम 8500 किलोमीटर लंबी सड़कों के लिए सड़कों के लिए भी ठेके देगी और साथ साथ में कह रही है कि 11,000 किलोमीटर और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लेगी। कब तक? 2022 तक। अच्छा, फिर सरकार ने क्या कहा है? सरकार कह रही है हम यहाँ जो एलोकेशन दे रहे हैं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, कुल मिला के अगर हम कहें रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है हमारी, उसके लिए सरकार ने जो एलोकेशन दिया है वो 1,18,108 करोड़ का है। मतलब 1,18,101 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया है सरकार ने, विस्तारित परिवहन प्रदान किया है, जिसमें से इतना रुपया संबंधित पूंजी के लिए और जो अब तक की सर्वाधिक है। मतलब इतना तो दे ही चुके हैं और भी, मतलब ये पैसा आज तक का सबसे ज्यादा एलोकेशन है इन द फील्ड ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, या कह सकते हो इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड एंड हाईवे स्ट्रक्चर्स। गवर्नमेंट एक बात क्या कह रही है उसे भी आप समझिएगा। यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत उम्मीद है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। एक सेकेंड रुकिएगा, ये हो गया था ये, हाँ ये पॉइंट आप सभी को पढ़ना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यूपीएससी में बन सकता है। क्वेश्चन कह रहा है 3500 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे वर्क्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.03 लाख करोड़ रुपए। ठीक, दीज इंक्लूड मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, चित्तूर थाथचूर कॉरिडोर, कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट नेक्स्ट ईयर। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 3500 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे वर्क करेगा वो किस स्टेट में करेगा? तमिलनाडु में करेगा, जिसकी जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की वो 1.03 लाख करोड़ रुपए है। इसमें इंक्लूड किया गया है मदुरई कोल्लम कॉरिडोर, कौन सा है? मदुरई कोल्लम कॉरिडोर। दूसरा कौन सा है? चित्तूर थाथचूर कॉरिडोर। ठीक, ये दो बनाए गए हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? 1100 किलोमीटर 1100 की जगह पर आप इसे बढ़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि 11,000 था वो। 1100 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे वर्क इन द स्टेट ऑफ केरला, इन्वेस्टमेंट ऑफ, क्या कह रहे हैं बेटा? इन्वेस्टमेंट ऑफ 65,000 करोड़ इंक्लूडिंग 600 किलोमीटर सेक्शन ऑफ मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर इन केरला। मतलब यहां पे मुंबई कन्याकुमारी कॉरिडोर होगा जो कि केरला में होगा। कहाँ होगा मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। जो कि केरला में होगा, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है 675 किलोमीटर ऑफ हाईवे वर्क इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एट अ कॉस्ट ऑफ, कितनी कॉस्ट है? 25,000 करोड़ रुपए, इंक्लूडिंग द अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कोलकाता सिलीगुड़ी रोड। मतलब यहां पे अपग्रेडेशन भी होगा कोलकाता एंड सिलीगुड़ी रोड का, साथ साथ में 665 किलोमीटर, सॉरी 75 किलोमीटर का रोड भी प्रिपेयर किया जाएगा इन वेस्ट बंगाल। अगली बात क्या कही जा रही है? नेशनल हाईवे वर्क्स
ऑफ अराउंड 19,000 करोड़ 19,000 करोड़ आर करेंटली इन प्रोग्रेस इन द स्टेट ऑफ असम. फर्दर वर्क of more than 34,000 crore covering more than 1,300 kilometer of national highway will be undertaken in state in the coming next 3 years. असम में अभी फिलहाल में 19,000 करोड़ रुपए के करंट प्रोग्रेस हाईवे के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में 34,000 करोड़ रुपए की और भी हाईवे की परियोजनाएं या हाईवेज बनाए जाएंगे, नेशनल हाईवे, जो कि 1,300 किलोमीटर का और भी रोड कवर करने की बात कही गई.